कि इसका नहीं होगा, ये इतने दिनों से लगा है, इतने सालों से लगा है, क्या ही कर लेगा। यहाँ तक कि सर मेरे पड़ोस वाले मतलब मुझे दोस्तों को बताते थे, वो मुझे बताते थे कि वो ऐसे ऐसे बोल रहे थे तेरे बारे में, कि ऐसे यहाँ तक कि ये बोलते थे सर कि लाइब्रेरी में जा रहा है बैग टांग के, क्या हो रहा है लाइब्रेरी में, कुछ नहीं हो रहा है, बस जाएगा देखेगा चप्पल चटकाएगा और घर पे आ जाएगा, फ़ोन चलाता रहेगा बस। अब मेरे घर वाले क्या सोच रहे हैं वो मेरे लिए मैटर करता था कि पापा मेरे खुश हैं, पापा को मेरी मेहनत दिख रही है। सबसे ज़्यादा बड़ी गलती जो बच्चे मोस्टली करते हैं कि वो सबसे कम मौके देते हैं। तो एक एस्पिरेंट का सिलेबस कभी पूरा नहीं कभी होता है। कंप्लीट नहीं होता, यही मेरा था कि कभी कंप्लीट नहीं होगा। आप जितने ज़्यादा मौके दोगे, पूरा आप एक तो पूरे सिलेबस में खेलोगे। चलो लाइब्रेरी के डिस्ट्रैक्शंस बताओ। अच्छा सर, कि एक लाइब्रेरी में क्या क्या तरह के डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, अब आप ही एक्सप्लेन करोगे आप इसको। हाँ बताओ। सर, ये हो रहता है कि जैसे मैं मौके दे रहा हूँ और आ गया सामने से कोई निकल के या पीछे से आके आ गई। मेरे लिए तो आगे अब आपकी जर्नी क्या रहने वाली है? अब आप मंत्रालय में जाएंगे, अपने आप को कैसे देखते हैं? अब दिल्ली में आप नौकरी करेंगे और आपका घर उत्तर प्रदेश में है। मैं कॉर्नर सीट पे था सर, और लड़के मतलब यही देखने आते थे, ये देखते हैं क्या कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं। तो बस पीछे आ गया तो मेरे हाथ कपने लगते थे अपने आप ही। जैसे मैं सर लाइब्रेरी में था तो मेरे वहाँ पे कोई दोस्त नहीं था। यहाँ हमारे यहाँ सरकारी नौकरी लगी नहीं, रिश्ते चार पहले आ जाते। हाँ ये तो है सर, अभी से ही आने लगे थे जब वो हुआ था। तो एक आइडियल टाइम क्या है पढ़ाई करने का और कैसे आपने अपना रूटीन फॉलो? मेरे अकॉर्डिंग तो आइडियल टाइम यही है कि अगर मैक्सिमम आप इंटेंसिटी से पढ़ सकते हो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। तो इस सफलता की सीरीज में मेरे भाई एक और कहानी हम आप लोगों के लिए लेकर के आ चुके हैं, जो कहानी है राहुल यादव की। और एक छोटे से गांव से एक बड़े मंत्रालय तक का सफर ये अभी पूरा बताने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा आपको मेरे भाई इस वीडियो से मिलने वाले है। वो कहते हैं ना मेरे भाई यहाँ पर कि लहरों से डर करके नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आज हमारे साथ हैं राहुल, जो कि ASO इन CSS में सेलेक्टेड हैं सीजल 2024 के माध्यम से। स्वागत है राहुल आपका। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं सर? जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद एकदम। कैसा चल रहा है सब? बढ़िया एकदम। बहुत अच्छा लग रहा है सर। वैसे इस तैयारी के दौर में हम यही देखते आए हैं, टॉपर्स के वो दिखते थे टॉक शो ये वगैरह, जिससे हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता था, और आज उसी जगह बैठे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है बहुत। कभी सोचा था आपने यहाँ पर कि हम भी कभी सेलेक्ट होंगे और इंटरव्यू में जाएंगे और अपनी बातें, अपनी कहानी लोगों तक पहुँचा पाएंगे? सर हर दिन का यही था कि जब लेटने जाते थे, नींद नहीं आती थी, तब यही चलता था बैक माइंड में कि एक दिन आएगा अपना भी, कि हम भी जाएंगे, सर से मिलेंगे और हमारा भी सब लोग इंटरव्यू देखेंगे, हम लोगों को, दूसरों लोगों को मोटिवेट कर सकेंगे, मोटिवेट कर सकेंगे, हम भी अपनी बातें बता सकेंगे सब लोगों को। तो राहुल, थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि कहाँ से हैं आप? सर मैं सुखाबाद का रहने वाला हूँ, और मैंने जो 1 से 8 तक की पढ़ाई वहीं अपने सुखाबाद में की है सर। उसके बाद मैं नवोदय विद्यालय फिरोजाबाद में सिलेक्शन हो गया था सर मेरा 9th क्लास में। तो 9 से 12 तक मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाई की है। उसके बाद फिर मैं घर पे ही रह के पढ़ाई की है इसकी। और मेरे पापा CRPF में SI हैं सर। हम 2 भाई हैं, भाई मेरे घर पे ही रहते हैं, और एक दीदी हैं, उनकी अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई है सर। तो राहुल, अभी आपने जैसे कहा कि आपने पढ़ाई नवोदय से की है, तो ये नवोदय क्या है, केंद्रीय विद्यालय क्या है? चूँकि मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को, बच्चों को बताएं कि किस तरह की पढ़ाई होती है, क्या होता है। सर जवाहर नवोदय विद्यालय एक सरकार की तरफ से ही पहल है कि ऐसे लोगों को हम सपोर्ट कर सकें जो टैलेंटेड हैं पर उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जो मिलनी चाहिए। तो ये दो टाइप में इनकी एंट्री होती है। एक 5th क्लास पर सर टेस्ट होता है, और एक 8th क्लास के बाद इसका लेटरल तो एंट्री। ये कोई स्कूल है? हाँ स्कूल है सर, पूरे हर इस डिस्ट्रिक्ट में 1 स्कूल, मतलब प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल है ये सर। अच्छा। पूरी ऑल ओवर इंडिया। ठीक है। तो तो यहाँ भी जो पढ़ाई होती है वो सरकारी वाली होती है, कैसी होती है? नहीं सर, इसमें बहुत अच्छे टीचर आते हैं, वेल क्वालिफाइड, और सब चीज़ बिल्कुल टाइम टू टाइम और A1 क्वालिटी का रहता है सर सब चीज़। और फीस कितनी होती है? फीस 0 सर। सब कुछ फ्री, खाना फ्री, रहना फ्री, बिल्कुल कपड़े वगैरह फ्री, तेल साबुन सब चीज़ फ्री सर। साबुन, तेल, सब चीज़ सब फ्री, कुछ फ्री? सब कुछ फ्री है। और 5वीं से लेकर के 10वीं तक? 5वीं से लेकर सर 12वीं तक सर। 5वीं से लेकर के 12वीं 12वीं तक अगर कोई होनहार छात्र है है। जो पढ़ना चाहता है तो अपने डिस्ट्रिक्ट के नवोदय या केंद्रीय विद्यालय से वो पढ़ाई कर सकता है और उसको सकता है कुछ सर। भी देने की कुछ भी आवश्यकता देने की नहीं। ज़रूरत नहीं है तो इसका एंट्रेंस कब होता है, कैसे आता है? सर। इसका एंट्रेंस 2 बार होता है। एक आप 5th क्लास को क्वालिफाइड करके 6th क्लास के लिए दे सकते हैं, और एक 9th क्लास में होता है 9th क्लास के लिए। इसका फॉर्म कहाँ आता है? फॉर्म इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जवाहर नवोदय विद्यालय की, JNV करके,
तो उस पे आते हैं इसके फॉर्म्स, और वैसे भी सरकारी रिजल्ट वगैरह पे भी इसके फॉर्म्स वगैरह आते हैं। तो ये पारदर्शी है, कोई भी दे सकता है या इसमें कुछ पैसे वैसे का चक्कर नहीं नहीं है? सर, बिल्कुल पारदर्शी है। अगर आप में टैलेंट है तो आप सेलेक्ट होंगे, और अगर आप में टैलेंट नहीं है तो नहीं होंगे सर, तो बिल्कुल। क्या लगता है नवोदय आपके जीवन में कुछ बदलाव लेकर के आ पाए? आपको लगा कि नहीं नॉर्मल स्कूल से भी किए होते तो इतना ही ज्ञान मिलता? नहीं सर, नवोदय मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा बदलाव नवोदय से आया सर। मैं 9th क्लास में गया था, तो वहाँ जाके मैंने शुरुआत में तो वो सर बहुत हम लोग रोते थे कि मम्मी वगैरह सब लोगों से अलग हो गए, दोस्त नए नए बनेंगे, अब कैसा होगा। पर धीरे धीरे जब हम वहाँ पे सीखे चीज़ों को, तो उसने हम जो सबसे बड़ी सीख हमें नवोदय ने दी है सर, कि कैसे आप अपने आप अकेली चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। सब कपड़े भी धुलने हैं तुमको, मतलब खाना भी खाना, मतलब सब लोगों के साथ में रहकर कैसे आप पढ़ाई कर सकते हैं अपने अपने बलबूते पे। सेल्फ स्टडी का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट मुझे वहीं से मिला था सर। असल में जो 10वीं या 12वीं के बाद में बच्चा जब घर से निकलता है और अपने पाँव पर खड़ा होता है, सारी जिम्मेदारी खुद संभालता है, कपड़ा धोना, खाना बनाना, भागम भाग करना, खुद से सारी चीज़ों को अरेंज करना, अपना बेडशीट लगाना, सारी चीज़ें करना, वो आपको नवोदय ने 9वीं क्लास में ही सिखा हाँ दिया सर, मुझे वहीं कि से ये आपको सब सेल्फ मेड ऑफिसर बनना है। बनाना चलिए बहुत बढ़िया, तो इस तैयारी को आप बहुत शानदार बहुत मैं अपने जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मानता हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय को। तो राहुल, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया सर ग्रेजुएशन मैंने अपने सुखाबाद से ही किया है सर। और मतलब किस में, स्ट्रीम क्या था आपका? स्ट्रीम मेरे पे सर मैथ था, फिजिक्स केमिस्ट्री। डिग्री मतलब किस में थी आपकी? डिग्री हमारी भी मैथमेटिक्स में थी सर। मैथमेटिक्स ऑनर्स? मैथमेटिक्स ऑनर्स। मैथमेटिक्स ऑनर्स किया ऑनर्स था से आपने? सर। तो क्या ऐसा कोई प्रेशर था घर पे साइंस लेने का या फिर ऐसे ही? साइंस सर, साइंस लेने का सबसे बड़ा जो मैं मानता हूँ वजह सर, वो थी सर कि मैंने 12th में मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छी पकड़ थी सर। तो इसीलिए मैं मैथ साइंस की तरफ, मैथमेटिक्स की तरफ गया था। मैथमेटिक्स ऑनर्स करनी है मेरे को। तो आपके यहाँ जैसे ऑनर्स करते हैं लोग, तो ज़्यादातर उसके बाद में किस क्षेत्र में जाते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद? टीचिंग में, सरकारी नौकरी में, बीटेक में, क्या है? सबसे ज़्यादा जो हमारे तरफ से, अगर सबसे ज़्यादा जो बीएससी करके या बीए करने के बाद सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं सर टीचिंग की तरफ सर। जो गवर्नमेंट एग्जाम्स का हाँ, निकलता जो है। गवर्नमेंट्स, उसके बाद बीएड करते हैं, उसके बाद अपना टीचिंग की तैयारी करते तो हैं। फिर आपने टीचिंग की तैयारी नहीं की? मैंने अपना इसको बी प्लान की तरह सर लिया था। मैंने बी मतलब ग्रेजुएशन जैसे ही मेरी कंप्लीट हुई थी, उसकी जस्ट बाद ही मैंने बीएड कंप्लीट कर ली थी। ठीक है। तो फिर उसके बाद ये सीजीएल का ख्याल कहाँ से आपके दिमाग में? कहाँ टीचिंग है, कहाँ सीजीएल है, कोई तालमेल नहीं है, तो कब सीजीएल से का सोचा आपने? सीजीएल का सर सबसे पहले 2022 में ज़्यादा वैकेंसी आई थी सर। तो उसी टाइम मेरे जो साथ के लड़के थे जो तैयारी कर रहे थे एसएससी की सर, उन्होंने मुझे बताया कि ये बहुत अच्छी पोस्ट होती है, इसका तुम फॉर्म फिल करके देखो, पेपर दे के देखो। तो सर मैंने जब पेपर दिया तो मेरा प्री हो गया था सर। 2022 का? 2022 का सर। और कोचिंग कहाँ से उस समय किया था? कहीं से नहीं सर, मैंने खुद से ही? बिल्कुल खुद से ही, जो बिल्कुल जानकारी आ रही है उसी के जो, आधार हाँ, जो दोस्तों ने बता दिया था कि ऐसे ऐसे आता है यहाँ पे, तुम एक दो मॉक भी देख के देख लो। तो एक दो मैंने मॉक भी दिए थे, तो फिर मैंने मतलब बिना तैयारी के दिया था सर वो वाला। तो उसमें कट ऑफ भी शायद कम गई थी, 114 के समथिंग थी, तो मेरे 127 नंबर थे सर उसमें। तो उस समय निकाला, तो पहली बार अच्छा लगा होगा एकदम? हाँ, वहीं से मैं शिफ्ट हो गया सर मन कि ये बहुत इजी है। मतलब ऐसा मुझे उस टाइम लगा था सर कि बहुत इजी है, तो इसमें बिना पढ़े ही जब फ्री हो रहा है तो अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो नौकरी ले सकते हैं अच्छी। सीजीएल का मज़ा शुरू तक है, अंत में फिर पता चलता है क्या दर्द मिला क्या नहीं मिला। ठीक है। तो उसके बाद मेंस में फिर क्या रहा आपका? नहीं हो पाया? मेंस में बहुत ही ख़राब गया सर। मेंस सबसे ज़्यादा जो ख़राब गया था सर वो मेरा था मैथ ही। अच्छा। मैं बिल्कुल बेसिक से करने जाता था सर मैथ को, और टाइम ज़्यादा ले लेता था, हाँ। तो उसके चक्कर में पेपर छूट जाता था। तो फिर इस मैथ्स का सॉल्यूशन कैसे किया आप? मैथ का सॉल्यूशन सर मुझे मेरे जो साथ के ही थे जो पहले से एसएससी की कर रहे थे तैयारी, उनने बताया कि ऐसे आदित्य रंजन सर हैं, उनका देखो तुम। तो आपकी उस टाइम सर चल रही थी 60 दिन 60 मैराथन, बहुत ही ज़्यादा फेमस जो आपकी क्लास से रही थी। तो जो 60 दिन 60 मैराथन था वो सबसे, उसी से मैंने शुरुआत की थी मैथ पढ़ने की सर, बिल्कुल बेसिक से। मतलब जहाँ से मैं छोटा हुआ था, जहाँ से मैंने मेंस में लैग किया था, वहाँ से सर। तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हुई। उसके बाद मैं जब मॉक देने बैठता था तो वही क्वेश्चन जो आपने कराए थे, आप ट्रेंडिंग में जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में उस टाइम जो चल रहे थे क्वेश्चन, उसके पीछे क्वेश्चन भी कराते थे, उसका जो डिटेल होती थी वो भी बताते थे। तो उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प लगता था कि यार अभी ये क्वेश्चन मॉक में दिया है, अभी ये जस्ट यहाँ पर पढ़ा है और इसका सॉल्यूशन बहुत स्मार्ट वे में यहाँ पर मिल गया। हाँ, यही सर बिल्कुल, जो हम लोग यहाँ पे पढ़ के जाते थे आपसे, उसी का मतलब बस वैल्यू चेंज है या उसी से रिलेटेड है, तो वो करने में बहुत आसानी होती थी सर। अब पेपर में वही छप के आ वही जाता छप के आने लगा। बात है, बहुत बढ़िया। तो फिर मैथ्स में कितना स्कोर आया उसका? मैथ के उसके बाद मैंने सर जब मैथ स्टार्ट किया 2023 वाला मैथ दिया, उसमें मैंने हाफ ही कर पाया था। मतलब आपका 60 दिन 60 मैराथन हाफ ही कर पाया था, लेकिन मेरे को बहुत सुधार हुआ उसमें सर। जैसे मतलब प्री का बता रहा हूँ सर,
प्री का 25 में थे सर मेरे करीब 18 क्वेश्चन सही थे, और पहले जो पहला वाला दिया था जो 22 का, उसमें मेरे 11 क्वेश्चन सही थे सर। तो ये अंतर हुआ, तो मुझे लगा कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, मतलब मैं सही डायरेक्शन में सही जा रहा डायरेक्शन में जा रहे हो। जब मार्क्स बढ़ते हैं तो लगता है कि जो हमारा कंटेंट है वो हूँ। सही है। सही है। फिर 2024 के मेंस में क्या रहा आपका? 2024 के मेंस के पीछे सर उससे भी पहले एक बहुत बड़ी कहानी थी सर, जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा मतलब 2023 वाले सीपीओ में मतलब सब कुछ हो रखा था, मतलब सब कुछ हो गया था मेरा, मेरे करीब 316 के समथिंग नंबर थे सर। तो मुझे लग रहा था कि हाँ मुझे कहीं ना कहीं मतलब एसएसबी या सीआईएसएफ मिलने के चांस हैं, ऐसा मुझे लग रहा था सर। तो जब मैं चॉइस फिलिंग की तो उस टाइम सर जो चॉइस फिलिंग मैंने 3 ही की थी, दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ और एसएसबी। और हुआ ये कि सर उसकी कट ऑफ चली गई ज़्यादा, तो मेरा हुआ नहीं। और पूरे हर जगह हो रखा था कि मतलब लड़का लग गया है, ऐसा ही हो गया है, ऐसा ही हो गया है। तो वो सबसे बड़ा सेटबैक था सर मेरे लिए। मतलब पता सबको चल गई और हुआ कुछ भी नहीं। ये और जो और अभी 2024 वाले के साथ में हो रहा है कि कोई कह रहा है हमारा रैंक 2 आने वाला है, कोई कह रहा है रैंक 3 आने वाला, पता चला सैकड़ों में चले गए। सैकड़ों में चला गया सर। कुछ ऐसे थे जो पहले ही मिठाई बांट चुके हैं सिलेक्शन की और बाद में अकेले रोते हुए दिखे हैं। चलिए, तो ये बहुत गड़बड़ रहा। तो 2024 की अगर हम बात करें, आते हैं 2024 पे, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रीलिम्स के साथ में। सितंबर में पेपर था, तो कैसे तैयारी आपने शुरू की और कितना आपने टारगेट रखा था मॉक में मार्क्स लाने का? मैंने सर सबसे पहले जब तैयारी स्टार्ट की थी, मतलब जो पहला मैंने मेरा सर शुरू से ही रहा है कि अगर जब मैं तैयारी शुरू स्टार्ट करता हूँ तो उससे पहले सबसे पहले मॉक देता हूँ, एक मॉक देता हूँ कि मैं अभी कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, और जब मेरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी तब मैं कहाँ पे स्टैंड करूँगा, जब ख़त्म करूँगा मॉक लास्ट में ये तब। बहुत एक सही तरीका है। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि जिस दिन तुमने तैयारी शुरू की एक बार तब मॉक दे देना और फिर एक बार अंत में देखना, ताकि पता चले तुम्हारे अंदर सुधार कितना हुआ है। कई बार हम अपनी पीठ खुद नहीं थपथपा पाते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो पहला मॉक का स्कोर कितना था आपका? पहले जो इस बार मेरा आया था 132 था सर, अच्छा। फर्स्ट पहले मॉक में जो मैंने हाँ, दिया था। फिर? और जो मैंने लास्ट जो ख़त्म किया था सर, वो मेरे गए थे 177 के समथिंग था सर। और मेरा जो फाइनल जो स्कोर है मतलब प्री का जो मैं इस बार 2024 में, वो मेरा नॉर्मल स्कोर है 169 सर। क्या बात है! मतलब आपने बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट्स आपने की। बहुत इम्प्रूवमेंट। फिर मेंस में आपका क्या रहा? मेंस में सर मेरा जब मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था पहले सेक्शन से सर, कि मैथ और रीजनिंग कैसे होगा मेरे से, क्योंकि मैंने पढ़ लिया था, मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूँगा, पर मेरी हिम्मत नहीं होती थी अंदर से कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, डर लगता था सर। फिर मैंने ये सोचा कि मुझे जो और लोग भैया लोग जो पहले से कर रहे थे सर तैयारी, उन्होंने बताया कि तुम जितने ज़्यादा मॉक दोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारा डर निकलेगा और उतना ही तुम अच्छे से कर पाओगे। तो वही मैंने ले लिया कि मतलब कि अब मॉक ही देने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देने हैं, और जिस टॉपिक के क्वेश्चन मैं गलत कर रहा हूँ उन्हीं को बस पढ़ना है मुझे। और वो उनका जिनको मैं पढ़ता था सर, जो मेरे गलत होते थे, वो मैं आपकी की वीडियो, ये जो महाभारत का बैच था आपका यूट्यूब पे वो वाला, और 60 दिन 60 मैराथन, उनको भी बार बार रिवाइज करता था। और आप टेलीग्राम पे जो पीडीएफ डालते थे सर क्वेश्चन कंसाइज करके, उनको मैं लगाता था बार बार सर। तो मैथ्स वैसे हो मैथ्स जाता बहुत था हुआ, सुबह? और मेरा फाइनल स्कोर 180 में से 180.8 है सर पहले सेक्शन में। अच्छा। और जबकि मैं वहाँ पे जब मैं वो करता था सर, मैं बहुत ज़्यादा डरता था। जब मैं शुरुआत में किया था, मैंने स्टार्ट देना 145, 130, 134 ऐसे ही नंबर आते थे सर। फिर जब मैंने बहुत ज़्यादा कंटिन्यू रखा, मैंने मतलब इंग्लिश और जीएस मेरी सही थी, तो मैंने सर पहले सेक्शन पे ही ज़्यादा ध्यान दिया कि पहले ही सेक्शन जितने ज़्यादा मौक दूंगा पहले ही दूंगा, दूसरे वाले को केवल एनालाइज करूँगा बस इसमें। तो पहला वाला जो सेक्शन है जो कि मैथ और रीजनिंग का होता है, तो उसमें यार मतलब 90 नंबर के पेपर हैं आपके, तो किस लेवल की पढ़ाई की आवश्यकता होती है और कैसे आपने किया था तो उसको? उसमें सबसे ज़्यादा सर जो बच्चे गलती करते हैं, जो मैंने भी देखा था, मेरे से ज़्यादा लोग पढ़ते थे मेरी लाइब्रेरी में। जहाँ मैं लाइब्रेरी में जाता, मेरे ही दोस्त हैं, मेरे से ज़्यादा बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। पर जो मैंने उनकी गलती देखी और अपनी में और उनकी तैयारी में जो अंतर देखा सर मैंने, वो यही था कि वो बस सिर्फ उनका ये था कि पहले सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, उसके बाद मूक देंगे। और मेरा ये था कि मैं सबसे ज़्यादा मूक ही दूंगा, उसी के साथ अपनी तैयारी करूँगा, क्योंकि कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ, कहाँ मेरी कमी रह रही है, तो उसके चक्कर में तो मैंने जितने जो मूक देता था उसी को एनालाइज करके जो उसमें जो कमी है उन्हीं को सही करता था सर। ये चीज़ बहुत फ़ायदा दी सर। और कमी जैसे देख लिया, सिलोगिज्म गलत हुआ हाँ, तो तो वो पढ़ उसी की लिया, बस वही वीडियो कैलेंडर देख ली। गलत हुआ तो वो पढ़ लिया। वो- ठीक है, तो रीजनिंग के सोर्स ऑफ स्टडी मटेरियल क्या थे या सोर्स क्या था? रीजनिंग का सर मोस्टली तो सर मैंने मोक्स का ही हेल्प से ही किया है, लेकिन जैसे मुझे पहले शुरुआत में डाइस वगैरह में दिक्कत होती थी, मतलब मैं बिल्कुल बेसिक से जाता था, तो इनके लिए मैंने सर विक्रम जी सर का जो यूट्यूब पर डली हुई हैं वीडियो, जैसे उनकी भी 60 दिन 60 मैराथन है ऐसे ही, तो उन्हें वन शॉट करके भी डाली हैं कि जिसमें केवल डाइस ही डाइस पढ़ाया है और एक में कैलेंडर पढ़ाया, तो मैंने उनकी हेल्प ली थी सर। ठीक और है, बाकी सर मैं मोक्स ही हो गया था सर। ओके।
बात करते हैं सेक्शन 2 पे, जिसके अंदर में आता है जीएस और इंग्लिश। तो इसकी तैयारी कैसे की आपने? सर जीएस के लिए सर मैंने लूसेंट का सबसे ज़्यादा यूज़ किया था सर। लूसेंट मैंने कम से कम 6 से 7 बार पढ़ ली होगी सर। केवल ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी सर, यही 3 पढ़े थे मैंने। साइंस मेरी पहले से अच्छी थी, तो मुझे था कि हाँ साइंस का मुझे क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूँगा। जब ये होने लगे तो मेरे नंबर मतलब जीएस में सर सही आने लगे थे, पर मुझे था कि थोड़ा और करना है, क्योंकि लेकिन खुद से लूसेंट पढ़ना बोरिंग नहीं लगता जैसे बाकी एस्पिरेंट्स को लगता है? सर लगता था। मैं क्या करता था सर कि पाँच पाँच पेज मैं टारगेट फिक्स कर लेता था कि 5 पेज इसके पढ़ने हैं हिस्ट्री के, उसके 5 पेज फिर ज्योग्राफी के पढ़ने हैं, फिर 5 पॉलिटी के पढ़ने हैं। तो ऐसा था कि ध्यान एक तरफ नहीं जाता था कि हाँ थोड़ी इसमें पढ़ लिया और इसके बाद ये भी थोड़ा आ गया, उसके बाद ये भी थोड़ा आ गया, तो सही रहता था। मुझे अच्छा लगता था पढ़ने में। जीएस में मुझे सबसे ज़्यादा ये अच्छा लगता था सर पढ़ने में। और सिर्फ पढ़ते भी थे या उन क्वेश्चंस की कहीं सेक्शनल क्विज लगा रहे हो? सेक्शनल जो सर टेक्स्ट बुक पे सर जो एसटी करके दिया होता है, जिसमें पूरे प्रीवियस ईयर आ जाते हैं सर, उनको मैं सब जैसे खाली टाइम बैठा हूँ, मतलब 1 घंटा मतलब पढ़ लिया मैंने, क्लास ले ली या फिर जो भी मोक वगैरह दे लिया, उसके बाद मैं सर एसटी देता रहता था। एसटी देता रहता था, उसमें जो अच्छा लगा उसे नोट डाउन कर लिया। एक मैंने सेपरेट कॉपी बनाई रखी थी, जिसमें केवल जो मोक्स की हर पेपर की थी वो, मतलब मैथ की भी थी, रीजनिंग की भी थी, इंग्लिश की भी थी, जीएस की भी थी, जिसमें जो मोक में जो मुझे अच्छे लग रहे हैं उन्हीं को मैं नोट डाउन करता था, और लास्ट टाइम पे जब पेपर देने से पहले 10 दिन पहले उन्हें मैं रिवाइज करता था। कुछ लोग जैसे कि हमारे मिश्रा जी हैं, और ये लोग तैयारी से बड़ा भागते हैं। इनको लगता है कि क्या ज़रूरत है वीओडी बैच देखने की, क्या ज़रूरत है 60 मैराथन देखने की, कोई ऐसा है कि 20 वीडियो में काम चल जाए। तो ऐसा लगता है आपको कि ऐसा कुछ संभव सर है, जो होता है मैंने ऐसा? अब तक जो मुझे इतना टाइम लगा है, जो मैं कमी मानता हूँ इसकी, कि अगर मैं उस टाइम बैच ले लेता आपका, तो मेरा पहले ही अटेम्प्ट में या दूसरे अटेम्प्ट में पक्का हो जाता सर। जो तो अगर कोई फ्रेशर अगर स्टार्ट कर रहा है, तो मैं उसे रिकमेंड करूँगा कि बैच ले, अपना प्रॉपर पूरा पढ़े, और बैच लेने मतलब जैसे अपना वो चल रहा है, हाफ भी कंप्लीट हुआ है सिलेबस, तो उसके साथ ही मूक देना स्टार्ट कर दे, तो जिससे अपनी तैयारी को वो एनालाइज कर सके कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मैं सही पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि पहले ही बैच लेना चाहिए? यूट्यूब का भी तो पहले वो डेमो खेल सकता है। हाँ डेमो, मतलब उसी की बात बता रहा हूँ सर, कि पहले अपना टीचर देखें। कि जैसे मुझे आपके अलावा कोई पसंद नहीं आया सर। मैंने 2-3 बार ट्राई भी किया कि वो ऐसा पढ़ा रहे हैं जो बिल्कुल कहीं नहीं आ रहा, तो मुझे फिर मैं वापस आपके पास ही आके फिर वही बार बार वही चीज़ें पढ़ता था। तो यही है, वो डिपेंड करता है अपनी अपनी पे जैसे। लेकिन अगर कोई फ्रेशर है तो वो देख लिए अगर टीचिंग स्टाइल किसकी अच्छी है, तो उसके बाद अपना बैच से जाए तो मेरे अकॉर्डिंग सही है सर। और इसमें सबसे बड़ा जिस्ट ये है कि जब आपके पास में है ना, आपको समझने की आवश्यकता है कि समय की कीमत ज़्यादा है। पैसे की कीमत आपके लिए ज़्यादा नहीं, आपका समय बहुत कीमती है। जो आप 4 बार अलग अलग सोर्सेज को फॉलो करते हैं, फिर उसके पीछे भागते हैं और हर चीज़ को आधे अधूरे में छोड़ते हैं। उन 4 सोर्सेज की जगह पे चाहे कोई भी सोर्स हो, लेकिन एक को पिक करके अगर आप उसको अंत तक उसका अंजाम दें, तो शायद आपकी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, शुरू कर लिया और बाकी आप पढ़ते चले गए और उसके साथ के साथ प्रैक्टिस करते प्रैक्टिस चले गए। बहुत ज़रूरी है, मोक बहुत देना ज़रूरी बहुत है। ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी कितनी भी तैयारी हो, ये नहीं है कि पूरी तैयारी होगी तभी हम मोक देंगे। जहाँ भी आपकी तैयारी है, आप मोक देना स्टार्ट करिए। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत क्या सारे होगा, लोगों का ये वही मिथ हो जाता है, जो आपका पॉइंट है ना, कि लोगों का ये रहता है कि अरे यार तैयारी करें कि मॉक दें, मॉक दे की तैयारी करें। तो एक एस्पिरेंट का सिलेबस कभी पूरा नहीं कभी होता है। कंप्लीट नहीं होता। यही कभी मेरा था कि कभी कंप्लीट नहीं होगा। आप जितने ज़्यादा मोक दोगे, पूरा आप एक तो पूरे सिलेबस में खेलोगे, जहाँ जहाँ आपको दिक्कत हो रही है वो टॉपिक पढ़ो, आपको पता भी होगा कि किस टॉपिक से क्या सवाल बन सकता है। तो राहुल, मैं आपसे स्टैटिक जीके के 5 ऐसे टॉपिक के नाम जानना चाहता हूँ कि जिससे सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, लड़ता ही लड़ता है सवाल। सर एक तो क्लासिकल या फोक डांस, इनमें से क्वेश्चन आना ही आना है। या तो फोक डांस से आएगा या क्लासिकल डांस से आएगा, या उनके म्यूजिक जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनसे जो रिलेटेड लोग हैं उनसे आएगा, आना ही आना है ये क्वेश्चन। ये प्री के लिए बता रहा हूँ सर मैं। और सेंसस एक यहाँ से टॉपिक फिक्स है कि यहाँ से। और इस जो रिसेंटली टाइम में क्या हुआ है सर, बहुत डीप तक पूछने लगे हैं वो लोग, कि बहुत डीप तक। तो इसकी एक अच्छे से पढ़ना है इसको, मतलब सेंसस को। और बुक एंड ऑथर, उसमें भी सर जो ऑटोबायोग्राफी है वो मोस्टली ज़्यादा रिपीटेड बहुत ज़्यादा पूछते हैं वो लोग। और जो भी पीवाईक्यू में मतलब आ चुकी हैं, जो 1-2 साल में जो एग्ज़ाम हुए हैं रिसेंटली एसएससी के, उन्हीं को बार बार ज़्यादातर रहता है सर वही। जी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि एक एस्पिरेंट को किन किन गलतियाँ के ऊपर में ध्यान देने चाहिए कि ये गलती मेरे से ना हो? क्योंकि कई बार कहते हैं ना कि जो मंजिल तक पहुँचा है उसको पता है रास्ते में ऐब कहाँ है और उठना कहाँ है, कहाँ बेस्ट है, कहाँ वर्स्ट है। चूँकि आप एक बहुत मजे हुए खिलाड़ी अब बन चुके हैं और आप बहुत एक अच्छे पद पर हैं, ठीक है, और इस पद पर आते वक्त में आपको बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ा होगा। तो हमारे जो बच्चे हैं, जो आपको देख करके प्रेरणा ले रहे हैं, जो हमसे कुछ सीखते हैं यहाँ पे इस चैनल पर, जो उनका विश्वास है, ठीक है, मैं उन बच्चों के लिए आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि कौन ऐसी गलती है जो वो ना करें? सबसे ज़्यादा बड़ी गलती जो बच्चे मोस्टली करते हैं कि वो सबसे कम मोक देते हैं।
पूरा सिलेबस कंप्लीट करने पर ध्यान रखते हैं। मॉक का कोई अगर दे भी रहे हैं तो उन्हें अच्छे से एनालाइज नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें पता ही नहीं रहता कि कहाँ वो गलती कर रहे हैं, कहाँ वो लैग कर रहे हैं। और एक जो बात है कि बच्चे डिप्रेशन में बहुत चले जाते हैं, कम कम स्कोर आ रहा है मॉक में, मॉक इसलिए नहीं देते कि कम स्कोर आ रहा है उसमें हमारा। तो मैंने जो अपना सर पर्सनली फील किया है कि अगर आप मॉक दे रहे हैं, भले आपके कम नंबर आ रहे हैं, कौन देख रहा है सर? आप ही देख रहे हैं, मैं ही देख रहा हूँ अपना, बस मैं दे रहा हूँ मॉक तो मैं ही देख रहा हूँ। तो उसको आप जाके एनालाइज करो कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, उसी उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दो। फिर वो 1-2 मॉक में नहीं होंगे, 3 मॉक में नहीं होंगे, 4 मॉक में नहीं होंगे, फिर आप फाइनली जाके वो बढ़ने लगता है स्कोर। कुछ मॉक्स के बाद ये स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और मैं ज़्यादातर गलती यही है कि बच्चे मतलब ज़्यादा दोस्ती वगैरह में, मतलब जैसे मैं सर लाइब्रेरी में था तो मेरे वहाँ पे कोई दोस्त नहीं था। मतलब मैं मतलब बहुत ही जाता था, आता था, और किसी से कोई मतलब नहीं, बस शाम को मंदिर चले गए। नहीं, लेकिन लाइब्रेरी में कई तरह के डिस्ट्रैक्शन है सर। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन, लाइट चली गई हाँ, तो बस सब बच्चे बाहर निकल गए। नहीं ईमानदारी से बताओ, सिर्फ लाइट डिस्ट्रैक्शन है और भी कई सारे? नहीं सर, चलो लाइब्रेरी के डिस्ट्रैक्शंस बताओ अच्छा सर। कि एक लाइब्रेरी में क्या क्या तरह के डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। एक तो सर ये मेरी जो मेन लाइब्रेरी में थे दिक्कत थी सर कि लाइट की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती थी। ठीक है कि लाइट हमेशा जाती ही रहती थी कि, और सर के दोस्ती कम करनी चाहिए, या तो फिर कि यहाँ चल रहे हैं, चल वहाँ चल रहे हैं, यहाँ चल रहे हैं, तो ये था एक। और एक है कि दूसरों पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि दूसरा क्या कर रहा है, कि वो क्या कर रहा है। अगर तुम बता सकते हो तो वहाँ उनकी हेल्प कर दो उस टाइम पे, फिर उसके बाद अपना बस अपना पढ़ो। अगर वो पूछ रहा है तो उन्हें कह दो कि थोड़ी देर बाद करते हैं बात, जब हम फ्री होंगे तब। मेरे लिए तो यही डिस्ट्रैक्शन थे, तो जिनसे मैं दूर बना और के रखता वाईफाई कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है? था। नहीं और कोई नहीं सर डिस्ट्रैक्शन। वाईफाई में लोग मूवी देखने लगते हैं, आईपीएल देखने लगते हैं। हाँ वो है सर, वो है वो, लेकिन उसके लिए तो आपको अंदर से मोटिवेशन आना पड़ेगा ना सर, कि अगर आपको नौकरी चाहिए तो ये चीज़ तो बिल्कुल ही नहीं करनी है। वो कभी कभार कर ली तो ज़रूरी है, वो ज़रूरी भी हैं चीज़ें सर, कि ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल आप संत बन के इसकी तैयारी में लग जाओ तो वो फील भी नहीं इंजॉय कर पाओगे आप, कि बाद में आप कहोगे कि अरे यार क्या मिस कर दिया मैंने ये इस पीरियड को। मतलब ये भी है कि पढ़ाई भी आपको करनी है साथ के साथ, और जब आपको टाइम मिले उस टाइम पे आपको एंजॉय भी करना है सही से। एक लाइब्रेरी की मैं और डिस्ट्रैक्शन बताता हूँ जो शायद आप बोल नहीं पा रहे हैं। अच्छा सर। ठीक है, जो मैंने पर्सनली भी फील किया है। हाँ सर बोलिए। अक्सर हमारा फोकस पता है क्या होता है, जब हम पढ़ रहे होते हैं, अगर बगल में कोई आ जाए, हाँ जी समझ रहे हैं ना? हाँ, ये बहुत बड़ा तो मिस क्यों कर दिए फिर? निकल अब आप गया ही सर एक्सप्लेन करो, आप इसको हाँ बताओ। सर, ये हो रहता है कि जैसे मैं मुक दे रहा हूँ और आ गया सामने से कोई निकल के या पीछे से आके आ गया, आ गई। आ गया कोई आ गया, मेरे लिए तो आ गया ही होता था। मैं कॉर्नर सीट पे था सर, और लड़के मतलब यही देखने आते थे, ये देखो देखते हैं क्या कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं। तो बस पीछे आ गया तो मेरे हाथ कँपने लगते थे अपने आप ही कि ये क्या, अब ये क्या कहेगा कि इतनी देर में नहीं कर पा रहे हो तुम, ये कब से पढ़ रहे हो तुम। तो यही चीज़ थी जिसको प्रेशर प्रेशर का ज़्यादा रहता है। अक्सर जो मैंने फील किया लाइब्रेरी में, वो क्या किया, दो तरह के डिस्ट्रैक्शन होते हैं। और वो डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, एक अगर मान लीजिए कि जिसको थोड़ा नॉलेज है तो अपने आसपास के लोगों को देख करके थोड़ा सा वो ये होने लगता है, घबराने लगेगा, पैनिक करने लगेगा। और दूसरा हमारे वो भाई लोग अलगद गगरी छलकत जाए, मतलब ज्ञान बहुत थोड़ा है लेकिन अगर कोई बगल में आ गई है तो पूरा उसको पढ़ाने में वो मास्टर बन जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है जो शायद लोगों को नहीं पता, इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अगर आप बन जाएंगे तो आप इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, आप इंटरव्यू के माध्यम से आप पूरी दुनिया को ज्ञान दे सकते हैं। लेकिन अभी जो आप हरकत कर रहे हैं ना, तो उससे मेरे भाई आपका कुछ होने वाला नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, शायद अभी आपको चीज़ें मजाक में लगे लेकिन आगे चल के इसका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, और शायद आपको पता भी नहीं चलता कि आपका कितना समय उसमें वेस्ट हो जाता है। तो एक आइडियल टाइम क्या है पढ़ाई करने का, और कैसे आपने अपना रूटीन फॉलो? मेरे अकॉर्डिंग तो आइडियल टाइम यही है कि अगर मैक्सिमम आप इंटेंसिटी से पढ़ सकते हो तो 7 से 8 घंटे सही है। आप कितने बजे लाइब्रेरी जाते थे? मैं सुबह चला जाता था सर, क्योंकि मैं सुबह ही अच्छे से पढ़ सकता हूँ। कितने तो बजे टाइम? 6:30 बजे लाइब्रेरी पहुँच जाता था मैं सर, पास ही थी, घर के थोड़ी पास थी, तो मैं सुबह जल्दी पहुँच जाता था क्योंकि वो लोग बहुत जल्दी खोल देते लाइब्रेरी, 5 बजे खुल जाती थी हमारी लाइब्रेरी। तो मैं 6:30 बजे पहुँच जाता था लाइब्रेरी। ये इस टाइम पे बता रहा हूँ सर, वैसे तो मैं कभी कभी 9 बजे 10 बजे भी जाता हूँ, लेकिन जब मेरा पेपर पास है, जैसे मेंस के टाइम 2 महीने पहले मैंने करीब 6 बजे से स्टार्ट कर दिया था, और जब उससे पहले तो ये था कि 8-9 बजे ऐसे ही जाता था मैं सर। और रात को कितने बजे आते थे? रात को सर बीच में सर ब्रेक लेता था मैं, जैसे शुरुआत में सुबह पहुंच गया, उसके बाद जीएस इंग्लिश कर ली, उसके बाद एक दो मॉक दिए, उसके बाद अपने घर आ जाता था, खाना खाता था, नहा के फिर आराम से थोड़ा देर रेस्ट करके फिर जाता था घर से लाइब्रेरी। फिर उसके बाद
फिर ये मैथ और रीजनिंग वाला सेक्शन दिखता था, वो फिर 7-8 बजे के समथिंग घर आ जाता था। मैं आपसे दो सवाल पूछ रहा हूँ। पहले तो आपको ये बताना है कि आपके स्ट्रेंथ क्या क्या थे जिसने आपको टॉपर बनाया, जिसने आपको आज इस मुकाम तक पहुँचाया, और दूसरी कमियाँ क्या क्या थी जिसने आपको पिछले साल लुढ़का दिया। हाँ सर। ठीक है, जो भी कमियाँ हैं मैं संख्या नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, तो पहले आप अपने स्ट्रेंथ के बारे में बताइए। सर स्ट्रेंथ मेरी ये थी कि कोई भी कुछ भी बोल रहा है, मेरे पे फर्क नहीं पड़ता था सर। कौन क्या कह रहा है कि इसका नहीं होगा, ये इतने दिनों से लगा है, इतने सालों से लगा है, क्या ही कर लेगा। बस ऐसे ही लाइब्रेरी में, यहाँ तक कि सर मेरे पड़ोस वाले ही, इग्नोरेंस। हाँ इग्नोरेंस पावर मेरी मतलब सही थी। मेरे पड़ोस वाले मतलब मुझे दोस्तों को बताते थे, वो मुझे बताते थे कि वो ऐसे ऐसे बोल रहे थे तेरे बारे में, कि ऐसे यहाँ तक कि ये बोलते थे सर कि लाइब्रेरी में जा रहा है बैग टांग के, क्या हो रहा है लाइब्रेरी में, कुछ नहीं हो रहा है, बस जाएगा मोबाइल देखेगा, चप्पल चटकाएगा और घर पे आ जाएगा, फ़ोन चलाता रहेगा, बस इसका कुछ नहीं होने वाला है, अब ये यहीं पे घर पे ऐसे ही रहेगा, बस हो गया जो होना था सो। तो ये मेरा था कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था सर कि मतलब कोई क्या सोचा, मेरे घर वाले क्या सोच रहे हैं वो मेरे लिए मैटर करता था, कि पापा मेरे खुश हैं, पापा को मेरी मेहनत दिख रही है, और जो मेरे साथ जो मुझे अच्छे से जानते हैं उन लोगों को पता है कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, कितने सही तरीके से कर रहा हूँ। तो वही था सर मेरा कि ये था सर। ठीक है, स्ट्रेंथ ये आपकी सबसे बेस्ट स्ट्रेंथ थी सर। और सबसे बड़ी वीकनेस आप? वीकनेस ये थी जो जिसने मुझे सिलेक्शन नहीं दिलवा पाया जो लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में सर मेरा, कि मैं ये था कि जैसे प्री हो गया कि अरे हो ही जाएगा, मेंस हो ही जाएगा, बस टालने की आदत थी कि हाँ प्रोक्रास्टिनेट जो बोलते हैं सर, कि अरे हो जाएगा कोई नहीं, जैसे अरे हो जाएगा, नहीं इसमें नहीं होगा कोई बात नहीं, अगले में हो जाएगा, इस दूसरे उसमें हो जाएगा। ये था कि अगर मैं आलस नहीं करता उस टाइम पे, और ये इतनी मेहनत जो मैंने इस टाइम की है 2024 वाले में, ये पहले मेहनत कर लेता सर तो पहले ही सिलेक्शन हो जाता। आपको लगता है कि यार ये जो कहानी है सफलता की, लोगों ने खामखा इसको खींच रखा है, मामला तो चंद महीनों का अगर तैयारी की जाए तो सिलेक्शन बिल्कुल बड़ी सर, शानदार बिल्कुल। अगर आप एसएससी में सही मन से, 1 साल भी बहुत है सर, तैयारी अगर बिल्कुल मन से करेंगे आप बिना किसी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन के, लाइफ भी इंजॉय होती है, पर अपने साथ में बिल्कुल अपने लिए मतलब हॉनेस्ट हैं आप, तो हो जाएगा सर। कई बार ऐसा भी होता है ना, ठोकर लगने के बाद ही समझ हाँ आता ये है। भी बात है सर, ठोकर कई लगने बार के वो बाद लगना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्या पता तभी तो उसके बाद और निखर करके आता है। बहुत बढ़िया। तो आगे अब आपकी जर्नी क्या रहने वाली है? अब आप मंत्रालय में जाएंगे, अपने आप को कैसे देखते हैं? आप दिल्ली में आप नौकरी करेंगे और आपका घर उत्तर प्रदेश में है, प्रदेश में। तो क्या आप सेटिस्फाइड है अपने इस नौकरी से? सब बिल्कुल, मैं इसीलिए मैंने सबसे पहली प्रेफरेंस ये एएसओ वाले विभाग ही रखे थे, सबसे पहले तो एएसओ एंड एमई ही रखी थी। सीजीएल की टॉप 5 पोस्ट जो है वो आपके अनुसार क्या है? सब मेरे अकॉर्डिंग जो, अगर वो डिपेंड करता है सर पर्सन टू पर्सन, किसकी क्या है। जैसे मेरा था कि मुझे दिल्ली ही चाहिए। टॉपर्स की 5 पसंद क्या होती है? टॉपर्स की एमईए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, अब भोकाल चल रहा है सर जीएसटी इंस्पेक्टर, ये है, और एएसओ एंड एमई तो है ही सर, और एग्जामिनर भी सही मुझे अच्छा लगता है, मतलब है सही। 4 हो गए, और 4 और एएसओ एंड सीएसएस। 5वें तो खुद ही हैं जनाब हाँ आप, सर। तो 5वां तो होना ही है। तो सीएसएस चूज करने के पीछे का रीज़न? इसके पीछे भी सर पहले, सबसे पहले जब मतलब आंसर की वगैरह आई थी तो तब मेरा था कि मुझे जीएसटी लेना है, कि जीएसटी लेना है। फिर मैंने जो मेरे सीनियर लोग हैं जो नवोदय के सर, उनसे बात की, उन्होंने बताया कि इसमें मतलब अगर तुम चाहते हो कि आगे कुछ मतलब ये नहीं, अगर तुम स्टेबिलिटी नहीं चाहते हो, मतलब और कुछ चीज़ें देख रहे हो, तो आप तुम इनकी तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें एक स्टेबल लाइफ चाहिए और तुम आगे पढ़ना चाहते हो, जो कि मैं सर चाहता हूँ थोड़ा कि यूपीएससी की तरफ, मेरा शुरुआती यूपीएससी से हुआ था, तो मैं चाहता था कि यूपीएससी की तरफ थोड़ा रहे, और मैं दिल्ली चाहता था सर। पढ़ाई से थक नहीं जाता आदमी यार? मैं सर मुझे किस अच्छा उम्र लगता है तक पढ़ना पढ़ेगा सर। आदमी? वो अपनी सर, ये अगर आप उसे वैसे ले लोगे सर कि बोझ की तरह, तो परेशानी रहता है। मुझे अच्छा लगता है लेकिन लिमिट तक, ये नहीं कि पूरे दिन लगे ही लगे हो कि मैं सवाल इसीलिए मैंने पूछा ना, क्योंकि कई बार इंसान के हौसले कितने मजबूत है उसके जवाब से पता चल जाते हैं। कुछ लोग होता है कि नहीं यार करना है इसी वजह से पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ कहिए नहीं भाई करना ही करना है, करना ही करना सर। ये करना है तो करना है। इसके इस लिए बार तो चाहे यही था 2 सर। दिन लगे, 4 दिन लगे, 2 साल लगे। इस बार तो सर यही था कि मम्मी पापा के लिए करना ही है, बहुत मतलब बहुत सुन लिया उनने, अब नहीं, अब तो ये बार करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। तो अब आगे सीएसएस ज्वाइन करके अब यहाँ से यूपीएससी की तैयारी हाँ सर करोगे? बिल्कुल सर, यूपीएससी की तैयारी करूँगा, यहीं रहूँगा। कैसे पॉसिबल होगा यार नौकरी के साथ में यूपीएससी की तैयारी करना? क्योंकि सर संडे सैटरडे ऑफ रहता है, तो उसमें उन 2 दिनों में मैं ज़्यादा थोड़ा एफर्ट्स दिया करूँगा, और जो वर्किंग आवर्स होते हैं, मतलब जिस दिन वर्किंग डेज हैं उनमें थोड़ा 2-3 घंटे। सीएसएस के जॉब प्रोफाइल के बारे में थोड़ा बताओ। सीएसएस में क्या है सर कि अभी तो जैसे मुझे सर, मेरा अभी सिलेक्शन हो गया, फिर अभी ये मेरे से मिनिस्ट्री प्रेफरेंस पूछेंगे, जो आ गया फॉर्म, उसमें आप जौन सी मिनिस्ट्री मिलती है उसमें आपको सेक्शन अलॉट होंगे, तो वो जो वर्कलोड डिपेंड करेगा वो सेक्शन टू सेक्शन डिपेंड करेगा। सबसे कम वर्कलोड किस सेक्शन में? अब ये तो सर वो अलॉट करते हैं, ये हम पे नहीं सीनियर होता। से तो पता कर ही लिया होगा। ये मुझे जहाँ तक मैंने जो मेरे सीनियर वगैरह हैं उन्हें बताया कि कल्चर थोड़ा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अच्छी है, आसान है, आसान है, मतलब सही है, ज़्यादा मुश्किल वर्कलोड नहीं है। और सबसे हेक्टिक? हेक्टिक बता रहे हैं, जहाँ तक मैंने सर सब लोगों से पता किया है सर, होम मिनिस्ट्री में ज़्यादा वर्कलोड है। ज़्यादा है।
ज़्यादा जब बदल से हो गया। बीजेपी आई है तब से होम मिनिस्ट्री वालों की लंका लगी हुई है। हाँ सर। बढ़िया है। तो आप सोच रहे कल्चर मिल जाए हाँ, कल्चर और मिल जाए, ताकि उसके बाद में अपनी यूपीएससी की अपने तैयारी कर यूपीएससी की पाएँ। तैयारी करें। क्या लगता है कितना समय लगेगा आपको यूपीएससी की तैयारी करने में? मुझे लगता है सर 2 साल में मैं मतलब आपको आपको पहले से फिर से मिलने एश्योर्ड हो आऊँगा सर। कि इतना 2 साल मैं कहीं हिलूँगा डुलूँगा नहीं। हाँ, कहीं तो हिलूँगा फिर अभी डुलूँगा नहीं। शादी भी होगी अभी हाँ आपकी, सर। फिर बाकी चीज़ें भी होंगी, तो तो कैसे मैं करोगे? यही है कि इधर मैं अभी जो 2 साल हैं इनमें तो शादी करनी नहीं है सर। अभी पूरा ध्यान इसी पे देना है, यूपीएससी पे, और अपने घर वगैरह पे घर ध्यान वाले देना है हाथ बस। पीला कर देंगे, उसके पहले चाहे कितनी भी पेशी सोच लो, हाँ, वो घर वालों पे सर फिर। होगा ही होना है। यहाँ हमारे यहाँ सरकारी नौकरी लगी नहीं, रिश्ते चार पहले आ जाते हैं। हाँ, ये तो है सर, अभी से ही आने लगे थे जब वो हुआ था तब एक तभी से। सवाल मेरा है, हाँ हट सर। के थोड़ा सा, कि चूंकि आपने कहा यहाँ पर कि रिश्तेदारों के काफ़ी सारे ताने थे, बहुत लोग आपको बहुत कुछ सुनाते थे वहाँ पे, ठीक है, तो जब आपका रैंक आया, जिस दिन आपका रिजल्ट आया, जिस दिन पता चला कि भाई अब लड़का येसो बन चुका है, उस दिन सबका रिएक्शन सर क्या था? मैं और पापा तो सर कॉल पे ही थे, और दोनों की आंखों में आंसू थे, बहुत तेज तेज रो रहे थे। मैं रो रहा था इसलिए कि पापा बस आप ही थे और मम्मी थी जिसने मुझ पर भरोसा बनाए रखा। हम्म। और पापा भी रो रहे थे कि कोई बात नहीं, तूने कर दिखाया, बस यही बहुत है, हम बस तुमने हमारा नाम रख लिया, कर दिखाया तुमने। आपके जीवन में सबसे बुरा वक्त क्या था? सर बुरा वक्त तो मुझे जो सीपीओ का मैंने बताया आपको सर, सीपीओ में जब मेरा फाइनल मेरिट में हुआ नहीं था सर, तो लोग जो मम्मी से जानबूझ के, उन्हें मालूम था कि नहीं हुआ इसका, कि फाइनल मेरिट में ये निकल गया है क्योंकि इसने 3 वो प्रेफरेंस भरी थी, पर जानबूझ के मम्मी से, पापा से जानबूझ के कॉल करते थे कि क्या हुआ आपके बच्चे का, आपका बच्चा गया या नहीं गया, कब से ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। तो जानबूझ के मतलब कि हाँ इन्हें दिखाओ कि थोड़ा नीचा देखें ये लोग। तो ये था सर, कष्ट होता है, बहुत बहुत दुख ज़्यादा होता है सर वहाँ कष्ट पे। होता है। आप तो चलो मानसिक रूप से मजबूत हो तो सह लेते हो, लेकिन हमारे बहुत ऐसे साथी हैं जो नहीं सह पाते और उसी दुख में अपना एक और पेपर खराब कर कर बैठते लेते हैं। हैं। बस यही है कि अपने मम्मी पापा से मतलब आप बात करते रहें रेगुलरली, और वो अगर आप पे भरोसा रखें, और दुनियादारी कुछ नहीं, कोई मायने नहीं रखता, आपके आपके लास्ट में आपका घर ही मायने रखता है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। बस मेरे अकॉर्डिंग तो वही है सर। बहुत ही शानदार रहा आपका सर इंटरव्यू, और बाकी मैं आपसे कुछ अपने बच्चों के लिए गाइडेंस चाहूँगा कि किन किन बातों का थोड़ा वो ध्यान रखें ताकि अपने जीवन में वो आगे बढ़ पाएँ, ठीक है, और एक आइडियल टाइम उनको अपने आप को कितना देना चाहिए रोज़ के रोज़, और किन किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। अगर अगर कोई फ्रेशर बच्चा है तो उसे तो कम शुरुआत में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पहले तो वो अपनी कमजोरी पहचाने और कौन सा टीचर से वो पढ़ना चाह रहा है। मेरे अकॉर्डिंग जो मैथ में अभी जो चल रहे हैं वो आदित्य रंजन सर ही चल रहे हैं सही, आगे भी जो चलेंगे। आगे भी चलेंगे, और बेस्ट हैं अभी, मतलब जो आ रहे हैं चीज़ें वही पढ़ा रहे हैं वो सर, जो है अभी लेटेस्ट पैटर्न में। तो ये अपना बैच लें, पूरी तैयारी करें, और 8-9 घंटे अगर आप फ्रेश बिगनर बच्चा दे रहा है और सही तैयारी से बिल्कुल अपने मन से कर रहा है, ये भी नहीं कि आपको बिल्कुल बिल्कुल 24 घंटे बस पढ़ना ही पढ़ना है, आप बाकी भी चीज़ें एंजॉय कीजिए, फैमिली टाइम भी दीजिए। पर ये है, जब जब आप पढ़ने बैठें तो बिल्कुल अपने पूरे शिद्दत से बैठें, पूरा सही से पढ़ें, पूरी इंटेंशन से पढ़ें कि बस अब मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। और जब खेलें तो खेलें अपने पूरी शिद्दत से कि हाँ बस अब खेलना है ये 2 घंटे। बहुत शानदार। ज़िंदगी में मेरी दिल से दुआ है कि आप बहुत कामयाब बने, बहुत आगे बढ़े, और अगला जो पॉडकास्ट हो आपकी यूपीएससी के सिलेक्शन के बिल्कुल बाद सर, में। मैं पक्का आऊँगा सर आपके पक्का पास। हो गया ना? पक्का सर। चलो सामने वादा करके जा रहे हो, बिल्कुल सर। ध्यान रखना। बाकी मेरी शुभकामनाएं पूरी आपके साथ में है, और बच्चों आप लोगों से एक ही बात कहेंगे कि जीवन में बाधाएं चाहे जितनी भी आए ना यार, आप यूनिक बने हो भाई, आपके जैसा कोई नहीं बना है, यकीन करो मेरी इस बात को लेकर के, ठीक है। भगवान भी दूसरा आपके जैसे नहीं बना पाए, तो क्यों इतना सोचते हो, मेहनत करो यार, ठीक है। आपका जो ओहदा है, आपकी जो मुकाम है, आपकी जो जगह है, वो एक अलग जगह पर निर्धारित है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है और वहाँ तक मेरे भाई पहुँचना है, ठीक है। तो आप लोग भी बढ़िया से दिल लगा करके पढ़ाई करिए, हमने अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ा है, आप अपने तरफ से कोई कसर मत छोड़िए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी ऐसी कहानियाँ आपके सामने आए जो पल पल आपको मोटिवेट करे, जब आप डिप्रेशंस में हैं, जब आप चीज़ों में नेगेटिव जा रहे हैं, वहाँ से खींच करके आपको ऊपर लेकर के जा पाए। और जल्दी एक और सफलता की कहानी आपकी तरफ से उम्मीद करेंगे यहाँ पे, ठीक है। बहुत अच्छा लगा राहुल यहाँ थैंक यू पे, सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को आपने जो है बहुत सही ज्ञान दिया। ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहिए, ठीक है, बिल्कुल और सर। जीवन में जहाँ रहिए बहुत कामयाब रहिए। फिर से मिलेंगे दोस्तों एक नई सी कहानी में, नए पॉडकास्ट के साथ में। आज के लिए इतना ही है, बाकी कोई डाउट रहा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।